हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के अंतर्गत कारक और उसके भेद विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं: रावण, राम, बाण, मारा। ये शब्द इस समय एक वाक्य के रूप में नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। कुछ इस वाक्य को इस प्रकार से बोल सकते हैं: रावण को राम ने बाण मारा। पर कुछ इस प्रकार बोल सकते हैं: रावण ने राम को बाण से मारा। तो यहाँ इसमें जो शब्द हैं हम इस प्रकार लगाएंगे: रावण को राम ने बाण से मारा। तो अब ये शब्द एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों, विशेषतः क्रिया के साथ पता चले, संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं। तो हमने यह शब्द लिखे थे और ये शब्द एक दूसरे से भिन्न थे, परंतु हमने इन्हें के आगे को, ने, से लगा दिया। तो इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप बना वह रूप ही हमारा कारक कहलाता है, क्योंकि इन शब्द को लग जाने के बाद संबंध एक दूसरे से जुड़ जाता है और विशेषकर क्रिया के साथ जुड़ता है। जैसे मारा, किसने मारा? राम ने मारा, ने लगा हुआ है। किसको मारा? रावण को मारा। और किस से मारा? बाण से मारा। तो ये तीनों संज्ञाओं के साथ को, ने, से लगा दिया है, इसलिए इनका संबंध क्रिया के साथ जुड़ चुका है। अन्यथा इन शब्दों का कोई भी महत्व नहीं था। इससे यह पता चल जाता है कि उपरोक्त उदाहरण में संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो ने, को, से लगाने पर ये संज्ञाएं अन्य पदों के साथ संबंध रखने योग्य बनी हैं। इन को, ने, से आदि को कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्ह के लगने पर ही कोई शब्द कारक पद बनता है। कारक पद बने बिना वह वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य नहीं होता है। कारक को प्रसर्ग, क्योंकि शब्द के बाद में लगते हैं तो इन्हें प्रसर्ग भी कहते हैं, तथा संस्कृत भाषा में इन्हें विभक्ति भी कहते हैं। तो कहीं कहीं कारक चिन्ह के लिए विभक्ति शब्द का प्रयोग होगा। कारक के भेद। तो कारक के हिंदी भाषा में कारक 8 होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। यहाँ पर हम कारक और उनके चिन्ह तथा उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। यूँ तो कारक का बहुत विस्तृत रूप है, परंतु यहाँ हम अत्यंत संक्षेप में इनकी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और जो परीक्षाओं में हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है कर्ता कारक। तो जिसका चिन्ह है ने या शून्य प्रत्यय, इसका मतलब कोई कर्ता शब्द के बाद कोई प्रत्यय नहीं भी हो सकता है या कोई कारक चिन्ह नहीं भी हो सकता है। इसकी जो विशेषता है वो ये है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, तो स्कूल कौन जा रहा है? मोहन। तो इसमें मोहन कर्ता कारक होगा। अगला है कर्म कारक। इसका कारक चिन्ह है को या शून्य प्रत्यय, कहीं कहीं को का लोप भी हो जाता है। इसकी विशेषता है कि वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा या शब्द पर पड़े वह कर्म कारक होता है। इसकी अन्य विशेषताएं हैं, इसमें वार
यानी कि दिवस दिए हो सकते हैं, तिथि दी हो सकती है तिथि बताने के संबंध में। इसमें चारों ओर, चारों तरफ, की ओर, दोनों तरफ आदि शब्द दिए होते हैं। हमारा अगला कारक है करण कारक। इसके कारक चिन्ह है से, के द्वारा, द्वारा या शून्य प्रत्यय। कभी कभी इनमें से किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं भी होता है। इसकी विशेषता है, इसकी कुछ पहचान इस प्रकार है। जिस साधन, माध्यम या यंत्र से क्रिया संपन्न की जाए उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। जैसे अंगों से की जाने वाली क्रियाएं या अंग भंग, जहाँ अंग भंग हो, लंगड़ा, अंधा, काणा, समय पूछना या समय बताना, ये भी हमारे करण कारक हैं। अगला है संप्रदान कारक। इसके जो चिन्ह हैं के लिए, को, के वास्ते, के हेतु, के साथ, के बिना, के निमित्त। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ हमेशा के लिए दिया जाए उसका बोध कराने वाले शब्दों के रूप को हम संप्रदान कारक कहते हैं। या इसमें दान दिया जाए, इसमें कोई वस्तु देने के बाद वह वापस नहीं ली जाती है। या शब्द का प्रयोग हो सकता है के लिए, के वास्ते, के हेतु, के निमित्त। हमारा अगला कारक है अपादान कारक। इसका जो कारक चिन्ह है से, अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। इसकी विशेषताएं हैं जब संज्ञा के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का भाव प्रकट हो। इसके अलावा उसमें कारण, तुलना, भिन्नता, आरंभ या सीखने का बोध हो। इसमें दूर होने, निकलने, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, डरने, रक्षा करने के भाव देने वाले शब्द भी हो सकते हैं। अगला कारक है संबंध कारक, जिसका तब चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने। तो इसकी पहचान है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे अन्य शब्दों के साथ पता चलता है, इस कारक से अधिकार, कर्तव्य, कार्य कारण, मोल भाव, परिणाम इत्यादि का बोध होता है। जैसे इसमें राम की किताब, भारतेंदु के नाटक, सोने का गहना, 5 रुपए का घी और 100 मील की दूरी, ऐसे शब्द हो सकते हैं। अगला कारक है सातवां अधिकरण कारक। इसमें शब्द चिन्ह है में, पर, के ऊपर, के भीतर, के बाद, के पहले और कुछ स्थानों पर यह कोई भी शब्द नहीं होता है इनमें से, तो वहाँ शून्य प्रत्यय होता है। इसकी विशेषताएं हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार अर्थात स्थान, समय, अवसर का बोध हो, वहाँ अधिकरण कारक होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय अवधि संबंध कारक के अंतर्गत आती है, अधिकरण कारक के अंतर्गत नहीं। अगला कारक है संबोधन और इसके कारक चिन्ह है ए, ओ, हे, अरे, हाय, अजी, ओहो या कहीं कहीं इनमें से किसी भी प्रत्यय या कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। इसकी कुछ पहचान है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने, सावधान करने, संकेत करने का भाव पाया जाता है, वहाँ संबोधन कारक होता है। कारक चिन्हों की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है इनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है। इनका काम शब्दों का परस्पर संबंध दिखाना होता है, इसलिए इनका कोई भी अर्थ नहीं होता। इनका कोई अर्थ नहीं होता, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। ने, से, को आदि का कोई अर्थ नहीं है, केवल शब्दों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरा है ये विभक्तियां या कारक चिन्ह सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने पर विकार उत्पन्न करती हैं, अर्थात उसमें मिल जाती हैं। जैसे मैं प्लस का तो हो जाएगा मेरा, हम प्लस का तो हो जाएगा हमारा। इन कारक चिन्हों या विभक्तियों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। पहला
है विश्लिष्ट और दूसरा है संश्लिष्ट। कई बार परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी जानकारी होना भी आवश्यक है। संज्ञा के साथ आने पर कारक चिन्ह उसमें विकार उत्पन्न नहीं करते हैं, अर्थात उसमें मिलते नहीं हैं, इसलिए ये विश्लिष्ट विभक्तियां कहलाती हैं। विश्लिष्ट का मतलब होता है अलग होना या उससे अलग रहना, तो संज्ञा के साथ ही हमेशा अलग रहते हैं, इसलिए ये विश्लिष्ट विभक्तियां कहलाती हैं। जैसे राम का वृक्ष पर लड़कियों ने। सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियां उनमें मिल जाती हैं, इसलिए ये संश्लिष्ट कहलाती हैं, अर्थात साथ में आने वाली, तो ये सर्वनाम के साथ जुड़ जाती हैं, इसलिए ये संश्लिष्ट कहलाती हैं। जैसे तुम प्लस का बराबर तुम्हारा, क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न कर रही हैं और इसमें मिल चुकी हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं। उसे राम के घर जाना है। यहाँ राम के घर, तो राम संज्ञा है, उसके साथ के कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, परंतु उसमें मिला नहीं है, इसलिए ये विश्लिष्ट विभक्ति कहलाएगी। उसे मेरे अर्थात मैं के घर जाना है, तो यहाँ मेरे मैं इसका जो विकार उत्पन्न हुआ है और ये मेरे हो गया है, ये इसके साथ प्रयुक्त हुई है, इसलिए है संश्लिष्ट कहलाएगी, क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न कर रही है, इसलिए यहाँ कारक चिन्ह जो कहलाएगा वो संश्लिष्ट विभक्ति के रूप में कहलाएगा। आइए इन्हें कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जो कारक हमने अभी पढ़े हैं और उनकी जो विशेषताएं देखी हैं, उनके आधार पर किस वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो पहला वाक्य है वह लंगड़ा है, तो इसमें हमारा करण कारक होगा, क्योंकि करण कारक में अंगों के द्वारा की जाने वाली क्रिया या अंग भंग में करण कारक होता है। दूसरा है आपने मुझे मरने से बचाया, तो इसमें मरने से बचाया अर्थात रक्षा करने वाले जो भाव वाली क्रियाएं होती हैं उनमें अपादान कारक होता है, तो इसमें है अपादान। इससे अगला वाक्य है तुम्हारे घर के चारों ओर पानी भरा है, तो घर के चारों ओर में कौन सा कारक है। तो जैसे बताया था कि कर्म कारक में जहाँ चारों ओर, चारों तरफ की ओर, बार, तिथि आदि दी हो, तो वहाँ हमारे कर्म कारक होता है, इसमें है कर्म कारक। मुझसे यह कार्य न सधेगा, तो पहले ही बताया जा चुका है शारीरिक अंगों से की जाने वाले क्रियाएं के अंतर्गत हमारा करण कारक होता है, तो इसमें हमारा कर्ण कारक होगा। अगला वाक्य है वह 100 मील की दूरी चलकर आया है, तो यहाँ 100 मील की दूरी में कौन सा कारक है ये बताना है। तो जैसा पहले विशेषताओं में बताया है कि संबंध कारक के अंतर्गत काकी के, नानी ने, रारी रे आता है और वो दो शब्दों के बीच संबंध बताता है, तथा इसके अंतर्गत नाप, तोल, परिमाण आदि को बताया जाता है। तो यहाँ 100 मील की दूरी हमारा परिमाण है, तो इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। अगला है रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, यहाँ रमा को संबोधित किया गया है, इसलिए यहाँ संबोधन कारक है। अगला है राम ने रोटी खाई, तो यहाँ रोटी में कौन सा कारक है ये बताना है। राम ने क्या खाई, रोटी, तो यहाँ क्या का उत्तर मिल रहा है, तो क्या का उत्तर मिलने पर कर्म निकलता है, तो इसलिए रोटी क्या है, कर्म है, और क्रिया को प्रभावित करने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। माँ ने बेटे को भोजन दिया, तो यहाँ कौन सा कारक होगा, बेटे को भोजन दिया में कौन सा कारक होगा। तो यहाँ जो कारक होगा, बेटे को भोजन दिया है इसलिए वापस तो लेगी नहीं, यहाँ पर जो कारक होगा वह संप्रदान कारक होगा।
संप्रदान कारक। अगला वाक्य है रमेश ने धोबी को कपड़े दिए। तो यहाँ धोबी को कपड़े दिए में कौन सा कारक होगा? तो धोबी को कपड़े दिए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कपड़े देने के बाद उन्हें वापस नहीं लेगा, क्योंकि संप्रदान कारक में कोई चीज़ प्रदान की जाती है तो वह वापस नहीं ली जाती है। पर धोबी को कपड़े दिए हैं तो वह धोबी उसे धुलने के बाद वापस कर देगा। इसलिए यहाँ पर जो वाक्य होगा वो कर्म कारक का होगा, कर्म। अगला वाक्य है मोहन अपना पाठ याद करता है। इसमें मोहन किस प्रकार का कारक है? तो यहाँ पाठ याद करता है, कौन याद करता है? मोहन। तो कौन का तर निकलता है तो हम कर्ता निकलता है, तो इसलिए इसमें जो कारक चिन्ह है वो कर्ता कारक है। कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है परंतु यहाँ कर्ता कारक है, क्योंकि इसमें शून्य प्रत्यय भी उसकी पहचान होता है। हमारा अगला उदाहरण है उस जगह एक तबाह होने जा रही है। तो उस जगह यहाँ पर का लोप हो चुका है, उस जगह पर। तो में पर जो शब्द चिन्ह है वो अधिकरण कारक के अंतर्गत है, तो यहाँ अधिकरण कारक होगा अधिक, क्योंकि कुछ स्थानों पर अधिकरण कारक में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अगला है खबरदार रीना को मत मारो। तो यहाँ खबरदार है, सावधान करने के लिए प्रयुक्त हुआ है खबरदार शब्द, इसलिए यहाँ पर भी संबोधन कारक होगा, संबोधन कारक है। अगला है रमेश पिछले 5 वर्षों से दिल्ली रह रहा है। जैसा पहले बताया गया है कि अधिकरण कारक के अंतर्गत समय अवसर आता है, परंतु यहाँ पर जो है समयावधि दी है 5 वर्षों से, और जैसा बताया था कि समयावधि होगी तो वह संबंध कारक होगा, संबंध कारक होगा। अगला है मैं अमावस्या को व्रत रखता हूँ। तो इसमें अमावस्या को कौन सा कारक है? तो वार या तिथि बताने वाले शब्दों के संबंध में जो है कर्म कारक होता है, तो यहाँ हमारा कर्म कारक है, क्योंकि अमावस्या एक तिथि है, कर्म कारक। अगला है 9 बजे हैं। समय बताने या समय पूछने या अंग भंग होने में करण कारक होता है, तो यहाँ करण कारक होगा। और हमारा अंतिम है मेरा पड़ोसी मेरी तरक्की से जलता है। तरक्की से जलता है तो इसमें किस प्रकार का कारक होगा? तो ईर्ष्या करना। तो ईर्ष्या करेगा तो वह उससे जलेगा, अलग अलग सा रहेगा, तो अलग रहने के लिए हमारे अपादान कारक होता है, तो यहाँ अपादान। आप इन नियमों की सहायता से और भी उदाहरण देख सकते हैं और अपनी समझ को और अच्छा विकसित कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, तथा ऐसी ही अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।